हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड तृतीय सेमेस्टर 2023 का पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन के बारे में डिस्कशन करेंगे। किस प्रकार से प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 में पूछा गया था। आपको पता है, इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है और ये पेपर आपका 50 नंबर पूर्णांक का होता है। सभी निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, जैसे कि दे रखा है। सभी प्रश्न जो हैं यहाँ पे अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न को हल करना है। प्रत्येक प्रश्न का जो निर्धारित अंक है उनके सम्मुख लिख रखा होता है। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि इस प्रश्न पत्र के 3 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला तो आपको बहुविकल्पी देखने को मिलेगा, जिसके 4 ऑप्शन रहेंगे एक क्वेश्चन के, जिसमें से एक ही ऑप्शन सही रहेगा और जो ऑप्शन सही रहेगा उसको छांट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर आप लगभग 30 शब्दों में देंगे, और लास्ट पार्ट आपका होगा जो कि लघु उत्तरीय प्रश्नों का होगा, और इसमें आपको उत्तर में लगभग 50 शब्दों में इसको उत्तर को देना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बगल में बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ हम बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, और जो अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे उसको हम बता देंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूँगा। फिलहाल आइए शुरुआत करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत को आपको तीनों युद्ध को याद कर लेना है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहले की बात करते हैं तो 1526 में हुआ था, आपको पता है, और इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें किसकी विजय हुई थी, बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी इसमें हार गया था। यहीं पर मुग़ल वंश की स्थापना होती है और मुग़ल वंश की स्थापना बाबर को, इसका श्रेय बाबर को जाता है। ठीक है। सेकेंड आपका युद्ध 1556 में लड़ा जाता है, जिसमें अकबर, जो कि हुमायूं का लड़का होता है, वह उसमें जीत दर्ज करता है। और वहीं पर मुग़ल वंश का वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो हम अकबर को मुग़ल वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ठीक है, क्योंकि 1526 में बाबर ने स्थापना कर दी होती है। हुमायूं इसका पुत्र होता है, जो कि चौसा युद्ध में शेरशाह सूरी से हार जाता है और वो भारत देश छोड़ करके भाग जाता है। वह पुनः फिर से आता है, तब तक शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। उसका लड़का होता है, उसको हरा करके वो फिर से गद्दी पे बैठता है और उस सीढ़ियों से उतर रहा होता है पुस्तकालय से, और वहीं पे गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 13 वर्ष की अवस्था में अकबर 1556 में राजगद्दी पे बैठता है, जिसके संरक्षक होते हैं बैरम खां। उसके बाद 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें मराठों की हार होती है, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। इस प्रकार से 3 युद्ध पूछे गए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किन किन के बीच लड़ा गया है, किसकी विजय हुई है, कितने सन में लड़ा गया है, ये तीनों युद्ध को बहुत ही बारीकी तरीके से आपको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। तो ऑप्शन के हिसाब से मैं चलता हूँ। पहला प्रश्न के हिसाब से, पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पहला ऑप्शन दे रखा है 1536 में, दूसरा है 1526 में, तीसरा है 1529 में और चौथा ऑप्शन है 1525 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल सही है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। सेकंड प्रश्न है कि अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार थे। आपने सुना होगा कभी न कभी कि अकबर के काल में ऐसे संगीतकार थे जो गाना गाते थे तो क्या होती थी, कांच की शीशे उसे जो होते टूट जाते थे। मैंने भी ऐसा सुना है, तो हो सकता है आप भी सुने हो। तो ऐसे नाम भी सुना होगा कि कौन गाता था। तो ऑप्शन नंबर पहला दे रखा है अबुल फजल ने, दूसरा है बीरबल ने, तीसरा है टोडरमल ने और चौथा है तानसेन ने।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही है, तानसेन। तानसेन वह व्यक्ति थे जो कि अकबर के दरबार में सबसे प्रमुख कवियों में से एक थे। वैसे तो 9 रत्न थे अकबर के दरबार में, 9 रत्नों के बारे में आपको पढ़ लेना है। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे जितने दे रखे हैं 4 तो कुछ सामने दिख ही रहे हैं, अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल और तानसेन। उसके बाद जो 5 और बच जाते हैं उनके भी नाम आपको याद कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? आपने कहानी सुनी होगी खूब, अनारकली और सलीम की। ठीक है, तो अनारकली और सलीम की, और वहाँ पे अकबर का भी नाम आया था। तो अकबर का आपने पिक्चर भी देखी होगी, मुग़ल आज़म। तो अगर आपने देखी है तो उसके बारे में आपको आंसर करने की कोई आसानी होगी, बहुत आसानी से प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। तो अगर आपने पिक्चर देखी तो उसका अभी तक आपके दिमाग में इसका उत्तर आ गया होगा। इसका ऑप्शन में बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है सलीम, दूसरा है फ़िरोज़, तीसरा है खुर्रम और चौथा है शहरयाज़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम और अनारकली से ये मोहब्बत करते थे, लेकिन अनारकली को अकबर ने दीवार में चुनवा दिया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? पहला ऑप्शन है बाबर ने, दूसरा हुमायूं ने, तीसरा अकबर ने और चौथा है औरंगजेब। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर मिल जाएगा अकबर ने। जब गुजरात विजय हुई थी, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? पहला ऑप्शन है पुरंदर में, दूसरा है रायगढ़ में, तीसरा है सिंहगढ़ में और चौथा है पुणे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल सही है, रायगढ़ में। शिवाजी छापामार युद्ध में बहुत ही होनहार थे, छापामार युद्ध में। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? भाई भारत के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो भारत के खोज किसने की, इसके बारे में ना जाने तो फिर गलत बात है ना। तो जैसा कि आपको पता है वास्को डी गामा भारत कब आया था, पहला ऑप्शन दे रखा है 1298 में, दूसरा है 1398 में, तीसरा है 1498 और चौथा ऑप्शन है 1598 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498 में वह भारत आया था। कौन? वास्को डी गामा, जिसको श्रेय जाता है भारत की खोज के लिए। और वास्को डी गामा जो कि आया था कालीकट बंदरगाह जो था, और जियोमोरी नाम का एक राजा था जिसने इसकी जो क्या होता है स्वागत किया था उतर करके उस कालीकट बंदरगाह पे, जो कि केरला में पड़ता है। और यहीं से यह सबसे पहले मसालों के व्यापार के लिए आया था। यहाँ से स्पाइसेस ले जाते थे, मसाले ले जाते थे, और वहाँ से वो लोग अपने कपड़े लेकर के आते थे। यहाँ पे इस प्रकार से व्यापार का आदान प्रदान होता था। और ये पुर्तगाली था। सबसे पहले भारत में आने वाला भी कौन सा? पुर्तगाली था। और सबसे लास्ट में जाने वाला भी पुर्तगाली था। सन 1961 में ये भारत से पुर्तगाली ही गोवा से गए थे। लास्ट में ये लोग गोवा में ही रह रहे थे। और जब भारत, आपको पता है भारत को आज़ाद हुए सन 47 में भारत आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 में। उसके बाद भी सोचो 61 में ये लोग भारत छोड़ करके गए हैं, पुर्तगाली वाले। कितने साल तक फिर भी ये यहाँ पे रहे थे। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? पहला ऑप्शन दे रखा है 1760, दूसरा है 1762, तीसरा है 1763, चौथा है 1765। इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, दूसरा है लॉर्ड वेलेस्ली ने, तीसरा है टीपू सुल्तान ने और चौथा है हैदर अली ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की प्रणाली का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेरी घास का मैदान है। पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका में, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका में, तीसरा अफ्रीका में, चौथा है न्यूजीलैंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सही है, उत्तरी अमेरिका में। जितने भी घास के मैदान हैं, घास के मैदान ज़्यादा नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि वेनेजुएला में पंपास है, कंपास है, ये सब जो है ना, और पुस्ताज है, प्रेरी है, हंगरी है, ये जो जितने भी घास के मैदान हैं इसके बारे में आप अच्छे से, डाउन्स घास का मैदान है जो हमें ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये सब इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। एक हंगरी में आपको मिलेगा, एक आपको वेनेजुएला में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ब्राज़ील है, और ये सब पेरू वेरू में आपको एक कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे।
इन सब के बारे में आज पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है घास के मैदान से, यहीं पे नहीं मिलता है आपको हमेशा। टेट का भी एग्ज़ाम कभी देने जाएंगे तो टेट में 100% ये क्वेश्चन आपका घास के मैदान से पूछा जाता है। तो ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन है, इसलिए आपके टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए घास के बारे में पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? बच्चा जानता है। अगर किसने क्रिकेट खेला है तो आप क्रिकेट देखा है या खेला है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर पता होगा। पहला ऑप्शन है यूरोप में, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा है पश्चिमी बंगाल में और चौथा है उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। किसमें? वैसे भी ऑप्शन दे रखा था, महाद्वीप की बात किया था तो 2 ही महाद्वीप थी यहाँ पे, तो यूरोप महाद्वीप था या तो ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कितने महाद्वीप हैं। और आज के समय में आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है कि भारत में चल रहा है G20 का शिखर सम्मेलन। आप देख रहे होंगे इसमें पुष्प कमल बना है, उसमें कितनी पंखुड़ियाँ हैं, इस पंखुड़ियों को गिन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और वो पंखुड़ियाँ कितनी हैं, क्यों हैं, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। हमें तो कमल बनाने आता नहीं, ऐसा कुछ बनता है, कुछ पंखुड़ी ऐसे लगे रहते हैं। कितनी पंखुड़ियाँ हैं ये आपको बताना है। जितनी पंखुड़ियाँ होंगी उतनी महाद्वीप होंगे, आपको इतना हिंट मैं दे देता हूँ। फिलहाल आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? आपको पता है ऑस्ट्रेलिया पे। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टीम के वर्दी पे कंगारू बना रहता है, आसानी से बता सकते हैं। उनको कंगारू भी कहते हैं क्योंकि कंगारू बहुत उछल कूद करते हैं। तो जो उस समय हम लोग मैच देखते थे बचपन में तो उसमें बहुत ही इन लोग का दबदबा था, ये कूद करके कैच पकड़ते थे, इसलिए इनको कंगारू बोलते थे। कुछ कंगारू टीम आ गई है ना, ऐसा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि रानीगंज कोयला खान स्थित है। पहला ऑप्शन है बिहार में, दूसरा है झारखंड में, तीसरा है पश्चिम बंगाल में, चौथा है उड़ीसा में। तो पहले तो आपको पता है झारखंड और बिहार एक ही हुआ करते थे और ये 2000 में ये अलग हो गया, अलग राज्य बन गया। नवंबर 2000 में, 15 नवंबर साथ डेट थी। उसके बाद जितने भी खनन चीज़ें थी बिहार वाली वो हट करके झारखंड में चली गई कोयला वाला के बारे में, और कुछ कोयला वाले जो खदानें हैं पश्चिम बंगाल में हैं। तो जो रानीगंज का कोयला खदान है वो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, आपको पता है, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? भैया एक हमारा उत्तर प्रदेश का भी तो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जैसे ऑप्शन देख लीजिएगा, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश में। तो नरौरा की बात करेंगे तो नरौरा हमारा उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1773 में, 1784 में, 1763 में या 1813 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड है, 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। भारत में डाक प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? पहला ऑप्शन है 1766 में, दूसरा है 1866 में, तीसरा है 1869 में और चौथा है 1997 में। तो भारत में डाक प्रणाली की बात करते हैं क्योंकि अंग्रेज़ों के काल से ही स्टार्ट थी डाक प्रणाली, तो जाहिर सी बात है 1800 1900 तो ऑप्शन तो होना नहीं है, तो हम चले जाएंगे 1700 में, क्योंकि अंग्रेज़ 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर देते हैं और 1666 में भारत में डाक प्रणाली की व्यवस्था जो है आरंभ हो जाती है। अगला प्रश्न है इबादत खाना का निर्माण किसने कराया था? पहला ऑप्शन है अकबर ने, दूसरा है औरंगजेब ने, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी ने और चौथा है फिरोज शाह तुगलक ने। तो ध्यान में रखेंगे इबादत खाने का निर्माण ये कराए थे अकबर ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से पूछा जा रहा है कि अकबर ने किस धर्म की स्थापना की है? आपको पता है, सब लोग को पता है। सबसे पहले अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी और अपनाने वाला सबसे पहले कौन था? बीरबल और अकबर दोनों थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त के लाभ बताइए। स्थायी बंदोबस्त क्या होता है, महलवाड़ी बंदोबस्त क्या होता है, राजवाड़ी बंदोबस्त क्या होता है, तीनों के बारे में पढ़ के जाइएगा। और जो स्थायी बंदोबस्त है इसके 2 लाभ के बारे में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइगर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन कौन से होते हैं, पर्णपाती वन कौन से होते हैं, उष्णकटिबंधीय वन कौन से होते हैं, टाइगर प्रदेश में पाए जाने वाले किस प्रकार से होते हैं, इनके बारे में आसान पढ़ लीजिएगा। एक प्रश्न आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था सहारा मरुस्थल की किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है कि एशिया में? आपको बताना है सिर्फ किस महाद्वीप में, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वन संरक्षण क्या है? वन को हम किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, वनों को हम कैसे बचा सकते हैं, उनके बारे में कौन कौन से एक्ट अधिनियम जारी किए गए हैं, इन सब के बारे में वन
उन्मूलन ना हो, वनों का रोपण किया जाए, इसके बारे में आपको बताना है। तो वन संरक्षण क्या होता है उसी के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे समझाना होगा। अगला प्रश्न है कि वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ। सीधे सीधे जो लाभ तो होता है हमको पता है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष लाभ होता है उसके बारे में लिखिएगा। वन से हमें अप्रत्यक्ष लाभ कौन सा होता है। एक तो आपको पता ही है, जब वन रहेगा तो हमारे वातावरण क्या हो जाएगा, एकदम शुद्ध रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। एक तरीके से आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ हो सकता है। दूसरा आपका लाभ यह हो सकता है कि मिट्टी का जो अपरदन होता है वो रुक सकता है, आंधी तूफान की वजह से मिट्टी जो उभरती है। इस प्रकार से कई जो अप्रत्यक्ष लाभ हो सकते हैं उसके बारे में आप डिटेल में अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। सिर्फ 2 नहीं 10 लिख सकते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से हमको लाभ पहुंचाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संसद के 3 अंग कौन से होते हैं। आपको पता है संसद के 3 अंग होते हैं, एक हमारा लोकसभा होता है, एक हमारा राज्यसभा होता है और हमारा एक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो संसद के 3 सदन कौन कौन से होते हैं। एक राष्ट्रपति, अच्छा इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसमें भारत देश के राष्ट्रपति कौन से हैं। ठीक है, भारत देश के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है, आज की डेट की बात कर रहे हैं। अगला है यहाँ पे सेकंड पॉइंट इसका होता है संसद में लोकसभा हो जाती है और तीसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। कोई विधेयक होता है अगर उसमें पारित किया जाता है लोकसभा में राज्यसभा में, फिर उसके बाद जाता है राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति में उसमें साइन कर देता है, वो क्या होता है एक बिल बन जाता है, इसको हम एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से संसद के 3 अंग है, 3 अंग के बारे में बात कर लीजिएगा। कौन कौन से किस अनुच्छेद में संसद की बात करते हैं, तो 79 में संसद की बात की गई है, 80 में राज्यसभा की बात है और 81 में लोकसभा की बात की। ये अनुच्छेद बता रहा हूँ, आर्टिकल्स बता रहा हूँ किस में है। 79 में हमारा क्या नाम है संसद है, उसके बाद 80 में आपका राज्यसभा है और लोकसभा 81 में है। इसको याद करने का तरीका होता है सरला, क्या होता है सरला। 7 से आपका संसद बनेगा, राज्यसभा, ला से लोकसभा। तो 79 से स्टार्ट करें, 79, 80 और 81, ये 3 अनुच्छेद आपको याद कर लेने हैं, जिससे आपको आसानी से क्वेश्चन आपके टेट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, वहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है भारत की 3 सेनाओं का प्रधान कौन होता है। भाई जाहिर सी बात है, अभी आपने राष्ट्रपति के बारे में जानकारी लिया तो राष्ट्रपति ही रहेगा। तो भारत की तीनों सेनाओं का जो प्रधान होता है राष्ट्रपति होता है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया कि भारत के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है। फिलहाल मैं बता देता हूँ महिला है, और महिला कौन है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको। अगला प्रश्न है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है, नीति आयोग की बात करते हैं तो 2015 में इसकी स्थापना होती है। किसमें होती है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, पहले से का नाम योजना आयोग का हुआ करता था, योजना आयोग इसका नाम हुआ करता था। इसका नाम चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया है 1 जनवरी 2015 को। और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वही होता है नीति आयोग का अध्यक्ष है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन है, पीएम कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, वही हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। लोक अदालत किसे कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा लोक अदालत क्या होती है, लोक अदालतों के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला है जनहित याचिका। जनहित याचिका आजकल समय बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, कैसे डाला जाता है जनहित याचिका के बारे में, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। कर की 2 विशेषताएं, जैसे कि टैक्स होते हैं, जीएसटी आपको देना पड़ता है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विसेज टैक्स होता है। ठीक है, तो ये जीएसटी जो है, अच्छा जीएसटी से चीज़ और याद कर लीजिएगा, गोवा, यस से आपको सिक्किम याद कर लीजिएगा, जी से आपको गोवा याद कर लीजिएगा, यस से सिक्किम और टी से त्रिपुरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, टी से त्रिपुरा याद कर लीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा है ना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, फिर उसके बाद सिक्किम आता है, फिर उसके बाद आपका त्रिपुरा आता है। अगर जनसंख्या के हिसाब से करेंगे तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा, और उसके बाद सेकंड नंबर पे गोवा आ जाएगा, फिर त्रिपुरा आ जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा तो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा होगा, फिर सिक्किम होगा। जीएसटी आया तो इसलिए हमको बता दिया इसको। उसे भी सबसे बड़ा राज्य आपको पता है राजस्थान है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से है राज्य राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि में भाई अपना उत्तर प्रदेश खुद ही है, आप खुद ही उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से पाकिस्तान की जनसंख्या के बराबर भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है।
तो यही पूछा गया कि कर की दो विशेषताएं क्या होती हैं, जैसे कि हम कुछ अप्रत्यक्ष कर होता है, कुछ हम प्रत्यक्ष कर होते हैं। तो कर से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, क्या विशेषताएं इसकी हैं, किससे क्या निर्माण कार्य होते हैं, कैसे मिलता है कर टैक्स, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ था। वैसे भी आपको पता है हेराल्ड डोमर पर आधारित थी भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, जिसमें कृषि पर बल दिया गया था। और इसकी शुरुआत कब होती है, 1951 से होती है, 1952 से। आपको बताना है कब से स्टार्ट होती है और योजना का आरंभ कब हुआ था, यही पूछा गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, सेकेंड आपकी महान लोविस से पे आधारित थी। और योजना आयोग का जो योजना आयोग था वो महान लोविस के ऊपर आधारित थी। महान लोविस के बारे में उसने बताया था योजना आयोग के बारे में। फिलहाल आपको सिर्फ इतना बताना है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 1951 या 1952। नेक्स्ट प्रश्न है कि ई बैंकिंग का क्या अर्थ है। आज के समय आप लोग देखते हैं ई बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये फ़ोन पे, गूगल पे नहीं, जैसे ई बैंकिंग का आप खुद का ऐप होता है। उसमें जब कभी आप पेमेंट करते हैं तो आपका ऑप्शन बनता है ई बैंकिंग से करेंगे या आप डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से करेंगे। तो ई बैंकिंग के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसका क्या अर्थ होता है इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। फिलहाल हमारे लिए भी नया प्रश्न है, हमको भी इसके बारे में आइडिया भी नहीं है, तो ये इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। अगला प्रश्न है कि लघुत्तरी प्रश्नों की बात करते हैं। इसमें से आपको इसके आंसर लगभग 50 शब्दों में देने होंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में बताइए और दोनों के 2 उदाहरण दीजिए। जैसे कि पता है जो परंपरागत होते हैं, जो हम लगातार यूज़ करते हुए आ रहे हैं, हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। जैसे कि हमारा है पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, ये सब क्या हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। या कोयला, ठीक है, ये सब हमारे एलपीजी, ये सब जितने भी हैं, इसको हम एक बार इस्तेमाल करते हैं, फिर पुनः उस चीज़ को हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी ऊर्जा के स्रोत को हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक है। गैर परंपरागत की बात करते हैं, जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद पुनः इस्तेमाल हो सकते हैं, उसको हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे कि हमारा पवन चक्की होता है, पवन चक्की है, सौर सेल है, सौर ऊर्जा बोल सकते हैं, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको जितने हमने बताए हैं उसके बारे में, गैर परंपरागत जो हम लगातार यूज़ करते हुए आ रहे हैं, यानी कह सकते हैं जिसका हम इस्तेमाल एक बार करेंगे दोबारा हम नहीं कर सकते हैं। जैसे अपने कोयले को जला लिया, कोयला राख बन गया, दोबारा हम उस कोयले के राख को फिर से जला करके ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। डीजल को हम फिर से एक बार हमने इस्तेमाल कर लिया, दोबारा से हम उसको फिर से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसी को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, या कहते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जो हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद पुनः भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ऊर्जा को हम कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। जैसे कि आपकी पवन चक्की है, जल है, जैसे कि हाइड्रो पावर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, सौर ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश हमेशा आता है, उसको हम क्या करते हैं एक बार स्टोर करते हैं, उसके बाद वो जाता है, फिर से स्टोर करके हम बैटरी के माध्यम से पुनः इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ऐसे ऊर्जा रिसोर्सेज को हम कहते हैं गैर परंपरागत रिसोर्सेज, जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये उदाहरण के तौर पे इसके बारे में लिख लीजिएगा आसानी से, और लगभग 50 शब्दों में आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों का वर्णन कीजिए। लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष इस समय कौन है, तो मैं बता दे रहा हूँ, ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला साहब इस समय लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और लोकसभा अध्यक्ष जिसको हम स्पीकर कहते हैं, उनका कार्य क्या होता है, लोकसभा की जो सत्र होते हैं उनका जो उसमें काम होता है उसमें उसके बारे में सुनवाई करते हैं, सुनते हैं, स्पीकर होते हैं। और कभी भी अगर मान लीजिए बीच में लोकसभा को भंग करना है, मतलब कि पूरी तरीके से नहीं, कुछ सत्र अवसान नहीं करना है, कुछ समय के लिए सत्र को रोका जाता है, तो ऐसे करने का उच्च अधिकार किसके पास होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। और उनके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा, लोकसभा का और कार्य क्या होता है, कार्य के बारे में आसानी से। एक धन विधेयक होता है, धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा के अंतर्गत लाया जाता है,
तो उसके बारे में भी जानकारी लीजिएगा। लोकसभा धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही लेता है, स्पीकर कहते हैं इसको। वो कोई धन विधेयक है कि नहीं ये कौन निर्णय लेगा? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि वन कितने प्रकार के होते हैं? संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो वन के बारे में पूछा गया है, किस प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, वनों के प्रकार पढ़ लीजिएगा। भारत में कितने % वन है, कितने % वन आच्छादित परसेंटेज हैं। मतलब हमको लग रहा है 23 समथिंग कुछ था, इसमें हो सकता है बढ़ा हो, तो नहीं है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में वन है। कहाँ पे सबसे अधिक? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि लास्ट प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका की प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन कीजिए। भाई दक्षिण अमेरिका के बारे में पूछ रहा है, मैंने अफ्रीका बोल दिया। दक्षिण अमेरिका के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। और लास्ट प्रश्न है, इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहे हैं कि ये आपके भारत से लेकर के संसार से लेकर के हर जगह के प्रश्न, संविधान सब कुछ मिलाकर के प्रश्न पूछे गए हैं। और आशा कर ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।